तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पूरे देश के लिए एक बेहद चर्चित मुद्दा था और वो मुद्दा ऐसा था कि कई लोगों को दो भागों में वो बांट चुका था। कुछ इस साइड थे, कुछ उस साइड थे। दोनों ही लोग अपने अपने पक्षों को रख रहे थे, चूँकि किसी के पास उस घटना के बारे में ना ही पूरी जानकारी थी, ना ही कोई सबूत था। देश में हलचल भी थी और वो मामला था बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जो कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। कुछ दिनों तक ये मामला सुर्खियों में रहा, उसके बाद धीरे धीरे मामला दब गया। लेकिन आज फिर कुछ देर पहले ही ये मामला गर्म हो गया और गर्म होने की पीछे वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक बुरी खबर है कोर्ट की तरफ से। दरअसल कोर्ट ने जो सबूत देखे, और हालांकि ये फैसला कुछ दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो जज साहिबा थी जिनका नाम था प्रियंका राजपूत, उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो हमने लगभग कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करना है और ये फ़ैसला अब 10 तारीख को सुनाया जाएगा। तो 10 तारीख को फिर से फैसले की बात हुई। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपील की थी कि एक बार फिर से जांच पड़ताल कर ली जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब जांच पड़ताल की उतनी आवश्यकता नहीं है। और फिर कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं उनके ऊपर 3 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत उन्हें आरोपी बनाना चाहिए और आरोप तय करने चाहिए कायदे से। और आरोप तय करने का आदेश दिया कोर्ट ने। 6 पहलवान थे जिन्होंने FIR कंप्लेन किया था, आरोप लगाया था। उनमें से 5 की कंप्लेन में जो आरोप होना चाहिए था, आरोप तय होना चाहिए था, वो कोर्ट ने कर दिया। बाकी एक मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। अब जो 5 पहलवान थे उनके किन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, इसी को लेके अब 2-3 दिनों तक मीडिया आपको खबर दिखाएगी, तो मुझे लगा आपको शॉर्टकट में समझा दें जिससे आप बढ़िया से समझ सकें। तो 3 ऐसी धाराएं हैं। पहला है 354, और 354 का मतलब होता है हैरेसमेंट के लिए, या फिर ऐसे समझें तो किसी महिला या फिर किसी लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसकी गरिमा, उसकी अस्मत से खिलवाड़ करने के लिए उसके ऊपर हमला करना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर 354 लगता है। दूसरा 354A। अब ये धारा तब लगती है जब किसी लड़की या फिर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो, तो ऐसे में फिर 354A लगती है। तीसरा 506। ये धारा ऐसी है अगर कोई किसी महिला को या फिर किसी व्यक्ति को धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर ऐसा वैसा कुछ कर दूंगा, तो ऐसे हाल में 506 लगती है। तो जो कोर्ट है उसने कहा कि इन तीनों धाराओं के तहत आरोप पत्र तय किए जाए। अब यहाँ आरोप तय करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें दोषी करार दिया गया या फिर अब बृजभूषण को सज़ा हो जाएगी। आरोप तय करने का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आरोप तय होता है उसको बुलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आपके ऊपर ये धाराएं लगी हैं। तो आपके पास 2 कंडीशंस हैं या फिर 2 रास्ते हैं, 2 विकल्प हैं जिनमें से आप किसी की तरफ जा सकते हैं। पहला विकल्प ये है कि आप मान लीजिए कि आपने गलती की है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, या फिर जो अभी के हिसाब से सबूत कह रहे हैं उस हिसाब से आप दोषी हैं, तो आप मान सकते हैं तो मान लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सबूत, ये तमाम चीज़ें झूठी हैं, तो ऐसे हाल में अब आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं आरोपी नहीं हूँ, यानी नॉन गिल्टी प्लीड कर दीजिए, तो मुकदमा होगा। अब ऐसे हाल में सज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, मुकदमे की सुनवाई अब होगी। और अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो अगर दोषी बृजभूषण शरण सिंह पाए गए तो जो 3 धाराएं हैं अब उन्हीं के हिसाब से फिर सज़ा होगी। तो मैक्सिमम सज़ा अब तक जो है इन तीनों धाराओं के अंतर्गत 5 साल की होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो 354 में है, मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 1 साल। और ये नॉन बेलेबल वारंट है इसमें होगा, तो इसमें बेल नहीं होगी। दूसरा जो 354A है उसमें 3 साल या फिर जुर्माना या फिर दोनों, तो 5 से कम ही 3, तो उसमें वो भी कंप्लीट हो गया। और 506 जो है धमकी वाला, इसमें मैक्सिमम जो सज़ा होगी वो 2 साल की हो सकती है, तो 5 साल से कम है। तो मैक्सिमम सज़ा जो बृजभूषण को हो सकती है वो 5 साल की हो सकती है, अगर अब मुकदमा चला और उसमें तमाम सबूत, तमाम गवाह, ये तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद इनके खिलाफ़ कोर्ट में फैसला आया तो जो एक उम्मीद थी कि पूरी ज़िंदगी जेल में डाला जाएगा, लोग कह भी रहे थे,
वो तमाम चीज़ें फ़िलहाल के हिसाब से अभी होती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, जिस टाइम पे ये चीज़ें हुई बीजेपी और बृजभूषण के लिए, वो टाइम गलत था, क्योंकि बीजेपी और बृजभूषण दोनों को चुनावी नुकसान काफ़ी होगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपको थोड़ा सा डिटेल में समझानी चाहिए। और हो सकता है अगर कुछ आप लोग कहेंगे तो कल इन तमाम धाराओं और तमाम मुकदमों की कार्रवाई और सुनवाई कैसी हुई, इसके बारे में मैं पता करके आपको डिटेल वीडियो कल दे दूँगा। लेकिन एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको धाराएं ठीक से समझा देनी चाहिए, नहीं तो सोशल मीडिया और तमाम पे यही होगा कि पूरी ज़िंदगी जेल होगी या फिर क्या होगा क्या नहीं। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। आमतौर पे कोई कातिल जब कत्ल करता है तो कत्ल करने के बाद लाश को कहीं दूर ठिकाने लगाता है या फिर खुद उस लाश से दूर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आरोपी था जिसने कत्ल किया, वो कत्ल करने के बाद लाश के ऊपर, कायदे से कहें लाश के साथ 7 दिनों तक रहा। 7 दिनों तक वहीं खाना बनाया, वहीं उसने खाना खाया, एक साथी के साथ उसने प्रेम संबंध बनाए और अंत में जब लाश मिली तब भी वहाँ वो खड़ा था। पुलिस वालों के साथ तमाम चीज़ों में मदद भी कर रहा था। उसके बाद फिर कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें मिली, तब पता चला कि आरोपी तो यही है जो इतनी देर से मदद कर रहा था। अब पूरी कहानी क्या है वो सुन लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में एक थाना लगता है करधनी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है सरना डूंगर। और इसी सरना डूंगर में एक दिन पहले की बात है, यानी कल की, इसी सरना डूंगर में एक मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में अचानक से बड़ी तेज़ बदबू फैलती है। अब अचानक से तेज़ बदबू फैली, हालांकि बदबू 2-3 दिनों से आ रही थी, लेकिन कल परसों की बात है, अब ये बदबू एकदम बर्दाश्त नाकाबिल हो गई, मानो सांस लेना दूभर। अब पहले एक घर तक ये बदबू फैली, उसके बाद दूसरे घर तक। अब आसपास के जितने लोग हैं तमाम लोग परेशान, घर की जो महिलाएं हैं उनका एक तरह से हालत ख़राब, जो पुरुष हैं बाहर काम से आए तो रात को नींद ना आए। तो फिर एक दिन तक तो जैसे तैसे करके उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जब बर्दाश्त के ऊपर वो हो गया तो फिर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब ये हुआ कि बदबू कहाँ से आ रही, तो इसके बाद उन्होंने उस बदबू का पीछा करना शुरू किया। बदबू का पीछा किया। पीछा करने के बाद जब वहाँ पे ये लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक सेप्टिक टैंक है और ये बदबू उसी सेप्टिक टैंक से आ रही। अब ये चीज़ जब आसपास के लोगों ने देखी तो उन्हें बड़ी हैरानी भी हुई। अब सेप्टिक टैंक वास्तव में गंदा तो होता ही है, बदबू भी आती है, लेकिन इस कदर कैसे। अब यहाँ पे एक दिक्कत और थी कि नॉर्मल कोई गड्ढा हो तो एक बार आदमी देखे भी, अब सेप्टिक टैंक में कौन देखे। बहरहाल बदबू इस कदर फैल चुकी थी कि उन्होंने कहा कि एक बार रिस्क लेके खोलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को हटाते हैं। ढक्कन को हटाने के बाद अंदर झांकते हैं, और जैसे ही अंदर झांकते हैं उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद कई ऐसे थे जो शायद अब कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएंगे। अंदर एक बेहद सड़ी गली दुर्गंध से भरी लाश तैर रही थी। लाश को देखते ही तमाम लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। बदबू इतनी भीषण थी कि मानो बेहोशी आ जाए। फ़ौरन इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जो करधनी थाना था वो भी भागा भागा पहुंचा। पहुंचने के बाद जब लाश को देखता है, उसके बाद फिर थाने वाले लाश को निकालने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर मशक्क़त करने के बाद कुछ लोग आते हैं, लाश को निकालते हैं। हालांकि ये भी अपने आप में पुलिस की ड्यूटी में बड़ा मुश्किल काम होता है कि ऐसी ऐसी जगहों से लाशों को निकालना। निकालने के बाद जब उस लाश को आसपास के लोगों के सामने रखी जाती है तो उस लाश की वहीं शिनाख्त हो जाती है। लाश उसी मोहल्ले के सामने वाले घर के रहने वाले जान मोहम्मद की थी। अब जैसे ही वो लाश की शिनाख्त हुई, तमाम लोग देखते हैं। फ़ौरन जान मोहम्मद की बीवी को बताया जाता है कि तुम्हारे पति की लाश मिली है। अब महिला जैसी ये बात सुनती है, सुनने के बाद बेचारी बदहवास भाग के आती है। आने के बाद अब अपने पति की लाश को देखती है। देखने के बाद फूट फूट के रोने लगती है। तमाम लोग उसे हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। इधर पुलिस वाले बॉडी कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक आदमी अपने ही घर के सामने लाश की शक्ल में उस सेप्टिक टैंक में कम से कम 4-5 दिन से पड़ा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये था
कि 4 दिन से अगर किसी महिला का पति गायब है तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठी क्यों थी? उसने ना किसी से कहा, ना कोई कंप्लेन की। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उस महिला की तरफ इशारा कर रही थी कि एक बार इससे पूछताछ कीजिए। पुलिस वालों ने फिर उस महिला से पूछताछ करने का फैसला किया, और जब उससे पूछताछ हुई और महिला से कहा गया कि आप 4 दिनों तक कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाती, तो उस महिला ने कहा कि मेरे जो पति हैं उन्होंने 1 तारीख को मुझसे कहा कि वो जयपुर जा रहे हैं जॉब के सिलसिले में। अब जॉब के सिलसिले में वो कहे कि घर से निकले, तो फिर मैंने नहीं पूछा और ना ही मैंने कोई कंप्लेन की। अब इस पे पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आपके पति 2 तारीख को गए, आपने एक बार भी फ़ोन करके पूछना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे जो पति हैं वो पहुँचे या नहीं पहुँचे, वहाँ पे कहाँ रुक रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आमतौर पे महिलाएं बेचारी परेशान हो जाती हैं, बार बार फ़ोन करती हैं, आपने एक भी बार नहीं किया। अब ये सवाल जब पुलिस वालों ने पूछा तो उस पर उस महिला ने कहा कि मेरे पति तो फ़ोन ही नहीं रखते, तो उनको फ़ोन कैसे करूँ? अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में, कहते हैं कि आजकल के टाइम में ये कौन सा आदमी है जो फ़ोन ही नहीं रखता। इसके बाद पुलिस ने कहा कि एक बात बताइए, आप फ़ोन रखती हैं? उस महिला ने कहा कि हाँ, मेरे पास तो फ़ोन है, मेरे पति बेचारे फ़ोन वोन चला नहीं पाते, लिहाजा फ़ोन रखते ही नहीं। अब ये सवाल, ये जवाब पुलिस वालों को बड़ा हैरान कर रहा। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या जान मोहम्मद फ़ोन रखता था? उन्होंने कहा कि नहीं, जान मोहम्मद सच में फ़ोन नहीं रखता था। अब पुलिस वालों को महिला की बातों में सच्चाई दिखने लगी, लेकिन फिर वही सवाल था कि आखिर कत्ल हुआ, कत्ल कहीं आसपास ही हुआ होगा, लोकल ही करने वाला था, तभी उसे पता था कि सेप्टी टैंक में लाश फेंका जाए। तो आखिर कौन ऐसा था, और कत्ल ऐसी कौन सी जगह हो गया जहाँ किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी? इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला है कि इस आदमी के गले पे चोट के निशान और हाथ और पाँव को बांधने के निशान, यानी इस आदमी को पहले बांधा गया फिर मारा गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी का इसी इलाके में कत्ल हो? अगर दूर कत्ल होता तो लाश यहाँ आई तो किसी ने आते जाते क्यों नहीं देखा? और अगर यहाँ कत्ल हुआ तो किसी ने आवाज़ कुछ क्यों नहीं सुनी? चीख पुकार होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो ये तमाम सवाल पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन ना ही कोई सबूत, ना कोई सुराग, ना ही कोई ऐसी चीज़। अब करें तो करें क्या? पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा परिवार का बैकग्राउंड खंगालते हैं। अब उन्होंने फैमिली का बैकग्राउंड खंगाला, और जब फैमिली का बैकग्राउंड खंगाला तो एक चीज़ पता चली, और ये चीज़ थी कि मियाँ बीवी अक्सर झगड़ा करते थे। बाकी जान मोहम्मद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पहली बार जब झगड़े की सूचना पुलिस वालों को मिली तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब बीबी से थोड़ा सा पूछताछ करते हैं, और उससे भी पहले एक काम करते हैं, जो जान मोहम्मद की बीबी है शहजहां खातून, उसकी एक बार कॉल डिटेल खंगाल लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। जब कॉल डिटेल खंगाली तब एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ पता चली। दरअसल एक शख्स था जिसका नाम था धर्मेंद्र पासवान, उससे घंटों घंटों बातें होती थी। अब जब मामला प्रेम प्रसंग का पता चला तब पुलिस वालों ने कहा कि इश्क और जंग में तो बहुत कुछ हो जाता है, तो यहाँ भी कुछ हो गया होगा। इसके बाद पुलिस वालों ने शहजहां खातून और धर्मेंद्र पासवान से सख्ती से पूछताछ की, और जब पूछताछ की तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई जो वास्तव में इंसानियत, मानवता और वास्तव में इस कहानी को जब आप फील करें तो एक महिला का कलेजा कितना मजबूत हो जाता है, आप सोच के देखिएगा। दरअसल जान मोहम्मद और शाहजहां दोनों थे यूपी के पीलीभीत के रहने वाले। शादी हुई, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, दोनों के बच्चे हुए 2 ठो। अब जब 2 बच्चे हो गए तो फिर जान मोहम्मद को लगा कि बच्चों की ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। लिहाजा ये लोग दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली आते हैं, वहाँ किराए के कमरे में रहने लगते हैं। उसके बाद जान मोहम्मद कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। लेकिन इसी दौरान जो शहजहां खातून थी उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा शख्स आता है जिसका नाम था धर्मेंद्र पासवान। अब उसकी ज़िंदगी में जब धर्मेंद्र पासवान आया तो वो फिर धर्मेंद्र पासवान के प्यार में पागल, अक्सर उससे मिला करती, बातचीत किया करती। अब एक ही कमरा, उसी में तमाम लोग सो रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि धर्मेंद्र पासवान फ़ोन करे और जान मोहम्मद घर पे ही हो। तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं जान मोहम्मद को डाउट पैदा करने लगी। उसे यकीन हुआ कि मेरी बीवी किसी से बात करती है, उसका किसी से अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेके मियाँ बीवी के बीच आए दिन तकरार, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कुछ और, कभी गाली गलौज, हाथापाई रेगुलर बेसिस पे होने लगी।
जान मोहम्मद की इच्छा थी कि उसकी बीवी धर्मेंद्र पासवान को छोड़ दे, चीज़ें गलत है, वह संबंध में ना रहे। इधर जो धर्मेंद्र पासवान और शाहजहां खातून थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, यहाँ तक एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। तो अभी तमाम चीज़ों के आड़े अब कहीं ना कहीं जान मोहम्मद खुद आने लगा। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अब इसको रास्ते से हटा दें, क्योंकि जब तक ये रहेगा ना ही हम दोनों की शादी होगी, ना ही हम दोनों एक हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर प्लान बना कि कत्ल करते हैं। तो कत्ल कैसे करें? तो फिर 2 तारीख को जो जान मोहम्मद है वो शराब पी के आता है, और जैसे ही वो शराब पी के आता है, शाहजहां खातून को लगता है कि ये बढ़िया मौका है। शाहजहां खातून अपने आशिक धर्मेंद्र पासवान को फ़ोन करती है, उसको बुलाती है। इसके बाद दोनों पहले तो उसके हाथ पांव को बांधते हैं। वो शराब के नशे में धुत, आधा होश है आधा है नहीं, आवाज़ भी मुंह से नहीं निकल रही। इसके बाद धर्मेंद्र पासवान और शाहजहां खातून दोनों मिल के तकिए से उसकी मुंह को ढक के, उसकी सांसें रोक के पहले तो उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत की लाश का क्या करें, और ये बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं जो शाहजहां खातून ने अपने बयान में बताया। अब लाश का क्या करें? और उस टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, रात के लगभग 10-11 बज रहे होंगे। मन में डर भी था कि लाश को लेके कहीं निकले, कोई जग वग ना रहा हो। आमतौर पे लोग जगते हैं 10-11 बजे तक। तो लाश को उन्होंने बेड के नीचे सरका दिया। अब उतने टाइम तक क्या करें? तो कई दिनों से, कई महीनों से ना ठीक से बात हुई थी, ना ठीक से मुलाकात हुई थी। तो उसी बिस्तर पे पहले दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जब काफ़ी रात होती है, तब उस लाश को लेके ये लोग निकलते हैं। कहीं बाहर जाते तो फंस जाते, तो क्या करें? तो फिर जो धर्मेंद्र पासवान था, उस सेप्टिक टैंक का गड्ढे का जो ढक्कन है वो हटाता है, और फिर जो शाहजहां खातून है अपने पति यानी जान मोहम्मद की लाश को उसमें फेंक देती है। उसके बाद ढक्कन लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर धर्मेंद्र पासवान रात में वहाँ रुकता है। सुबह होती है, खाना बनाते हैं लोग, उसके बाद खाना खाते हैं। किसी को कानो कान भनक नहीं। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा भी कि जान मोहम्मद भाई कहाँ गए? तो फिर शाहजहां खातून ने बताया कि वो तो चले गए जयपुर नौकरी, लिहाजा किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ। इधर जो पीलीभीत में फैमिली रहती थी, उन्होंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने भी सेम जवाब सुना कि वो तो गए नौकरी करने। उन्हें भी खुशी हुई कि चलो बढ़िया है, नौकरी करने गया। इधर 5 से 6 दिनों तक ये लोग लगातार रोज़ मिलते रहे रात में। लाश इधर सड़ती रही, और जब बदबू तेज फैली तब ये पूरा भेद खुला। तो कमाल का ये कत्ल था, और कमाल की हिम्मत कि कत्ल करके फिर ये लोग रोज़ वहाँ मिलते रहे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर आप कहेंगे तो बृजभूषण वाले मामले पे कल आपको एक डिटेल वीडियो दिखा दूंगा, बता दूंगा। कुछ मुझे भी इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी पड़ेगी ताकि धाराओं में कोई गलती ना हो। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।